एक ऐसा देश वहाँ के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे और गरीबी इतनी ज्यादा थी कि खाना नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान जा रही थी। बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी हो रही थी, दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रही थी, ड्रग्स की भी प्रॉब्लम थी और जहाँ तहाँ दंगे देखने को मिल रहे थे और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। जरा सोचिए कितनी ज्यादा बुरी हालत होगी एक ऐसे देश की। और ये हकीकत थी सिंगापुर देश की साल 1965 में। फिर इस देश ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से 25 से 30 सालों में ये गरीब देश में से दुनिया का अमीर देश बन जाता है। सिंगापुर हाईली डेवलप हाईली इनकम वाला देश बन जाता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जहां आज के समय में कोई करप्शन नहीं है और ना के बराबर में क्राइम है। पहले यहां आदमी खाना नहीं मिलने की वजह से मरते थे, आज वहीं हर 6 आदमी में से एक आदमी बिलियनर है और जीडीपी पर कैपिटा में दुनिया का सेकेंड नंबर पे और एशिया में नंबर 1 पर आता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? आखिर कौन है इस कहानी का रियल हीरो? चलिए समझते हैं इस पूरी वीडियो में। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो आपको सिंगापुर की नक्शा अच्छी तरह से दिखता भी नहीं है। वहीं अगर आप साउथ ईस्ट की नक्शा को देखते हैं तो फिलीपींस अच्छी तरह से दिखता है, इंडोनेशिया बहुत ही क्लियर से दिखता है और मलेशिया बहुत ही अच्छी तरह से दिख जाता है। लेकिन सिंगापुर इतना छोटा है, अगर आप इसे जूम करते हैं तब जाकर सिंगापुर दिखता है। एक छोटा सा आइलैंड, छोटी वाटर बॉडी जो मलेशिया और सिंगापुर को अलग रखता है। अगर सिंगापुर को एरिया वाइज देखा जाए तो ये दिल्ली जैसे स्टेट का भी आधा है। फिर भी इतनी छोटी सी जगह में 57 लाख लोग रहते हैं और टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 8028 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होता है। अगर इंडिया से कंपैरिजन किया जाए तो 440 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगा। मतलब यही कि सिंगापुर 18 गुना ज्यादा पॉपुलेटेड है इंडिया के कंपैरिजन में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आता है कि सिंगापुर नाम का ओरिजिन संस्कृत शब्द से हुआ है, जिसे सिंहपुर बोला जाता है, जहाँ सिंह का मतलब लायन और पुर का मतलब शहर होता है और इसे दी लायन सिटी भी कहा जाता है। और अगर आज भी आप देखेंगे तो सिंगापुर का जो नेशनल सिंबल है वो लायन का हेड है। देखिए आज के समय में सिंगापुर में बहुत सारे रिलीजन और एथिस्ट सभी यहाँ बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वहीं अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सिंगापुर एक ऐसी लोकेशन पर पड़ता है जहाँ से सदियों से ट्रेडिंग आउटपोस्ट के लिए सिंगापुर को यूज किया जाता था और इन्हीं रास्तों से ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया का पूरा ट्रेड हुआ करता था। चाहे वो यूरोप हो इंडिया हो, अगर इन सभी को ईस्ट एशिया में घुसना होता था या ट्रेड करना होता था तो वो सभी इसी रूट का यूज किया करते थे। इस एरिया में बहुत सारे राजाओं महाराजा का कब्जा रहा है, जैसे कि इंडोनेशियन महाराज का कब्जा रहा, पोर्चुगीज ने कब्जा किया, फिर डच ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा किया। फिर वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में तो रूल कर ही रही थी, लेकिन इन्हें भी ट्रेड करने के लिए इस रूट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थॉमस रेफल्स ने साल 1819 को सिंगापुर को खरीद लेते हैं जौहर के सुल्तान से और इसी समय ब्रिटिश एंट्री मारती है इस आइलैंड को खरीद कर। फिर थॉमस रेफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट कर देते हैं और बहुत सारे सी पोर्ट्स बनाने लगते हैं। इससे ये हुआ कि उधर से गुजरने वाले जहाज से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंगापुर के पोर्ट्स पर बहुत सारे जहाज आने लगे, जिसकी वजह से सिंगापुर में ट्रेडिंग बढ़ने लगी और इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहती थी। फिर साल 1869 में इजिप्ट के सुएज कनाल खुलता है, जिससे कि अब जहाज को पूरे अफ्रीका की चारों तरफ से घूमकर नहीं आना पड़ता था। इस रूट के खुलने की वजह से सिंगापुर की रूट और भी नजदीक हो गया, जिस कारण सिंगापुर में जहाजों की ट्रैफिक बढ़ने लगा, जिससे कि यहाँ पर आसपास के देशों के लोग सिंगापुर में काम करने के लिए आने लगे। फिर वहीं पास के मलेशिया देश से टीन और रबड़ को लाकर सिंगापुर में इनका प्रोसेसिंग कराया जाता था। ये सभी बातें सुनने में ये लगता होगा कि सिंगापुर में बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लगी होगी, लेकिन इसी के पीछे एक काला सच था। असल में ये ब्रिटिश लोग सिंगापुर में ओपियम की प्रोसेसिंग किया करते थे और ब्रिटिश लोग ने इस काम को कराने के लिए चाइनीज क्रू को लगाया था। अब ये चाइनीज लोग इन फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वो अपने घरों से ज्यादा दूर रहते थे और यहाँ इंटरटेनमेंट का कोई भी जरिया नहीं था, तो ये सभी लोग ओपियम का एडिक्ट बनने लगे और कुछ ही दिनों में हजारों की संख्या में ओपियम एडिक्ट बन गए और हालात बद से भी बदतर होने लगे। ओपियम एडिक्ट होने की वजह से क्राइम बढ़ने लगा। वहीं अगर साल 1941 में एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 16,000 ओपियम एडिक्ट बन गए थे। अगर इस साल की बात करें तो पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जूझ रही थी। German bombers attack British cities like Coventry. और जापान आर्मी 8 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर हमला कर दिए और सिर्फ 7 दिनों में जापान आर्मी ब्रिटिश आर्मी को हराकर 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में एंट्री कर जाते हैं और यहाँ रहने वाले लोग खुद को सरेंडर कर देते हैं जापानीज आर्मी के सामने। लेकिन फिर भी जापानीज आर्मी सिंगापुर में घुसकर बुरी तरह से मारपीट मचाती है, जो कि आम पब्लिक के साथ भी मार काट मचाए रखती है और हजारों लोगों को फोर्सली लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के आम
नागरिक के साथ बहुत प्रकार के टॉर्चर किया जाता है। और अगर इस टाइम पे कोई सिंगापुर की हालत को देखता था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर सिंगापुर अमीर देश बन जाएगा। इवन जब जापान इतना ज्यादा मारकाट मचा रहा था, इसी बीच 6 अगस्त 1945 को अमेरिका एटॉमिक बम मार देता है जापान के ऊपर, जिस वजह से जापान वार हार जाता है और जापान खुद को सरेंडर कर देता है और सिंगापुर से भी वापस चला जाता है। और इस समय सिंगापुर में 30,000 से भी ज्यादा ओपियम एडिक्ट्स थे और यहाँ की पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा हो गई। और यही वो समय था जब सिंगापुर के लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। जहाँ इस वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सिंगापुर में फिर रिटर्न होते हैं और इसी के साथ ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं ताकि कुछ हद तक यहाँ पे सुधार हो सके और पब्लिकों के लिए कैंटीन को खोला जाता है जिससे कि भूखमरी की प्रॉब्लम से बचा जा सके। फिर ब्रिटिश ने सिंगापुर के लोगों को सेल्फ गवर्नर दे दिया, जैसे कि अपना गवर्नमेंट बनाकर इलेक्शन करा सकते हैं और फिर अपना लीडर को चुन सकते हैं जिसमें सिंगापुर के लोग खुद डिसीजन ले सके। लेकिन अभी भी ब्रिटिश इंटरनेशनल रिलेशन और सिक्योरिटी को अपने हाथों में ही रखी थी। फिर इसी के बाद 1959 को सिंगापुर के अंदर जनरल इलेक्शन कराया जाता है जिसमें टोटल 51 सीट्स होती है और इस इलेक्शन को जीतते हैं ली कुआन यू। ये एक पीपल एक्शन पार्टी PAP बनाकर इलेक्शन में उतरते हैं और 51 में से 43 सीट्स ली को मिल जाती है। तब ये ली कुआन यू सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा क्योंकि यही है इस कहानी की मेन कैरेक्टर और यही वो आदमी है जो सिंगापुर की पूरी काया पलट देते हैं। जहाँ एक तरफ ब्रिटिश लोग सिंगापुर पोर्ट से पैसे बनाने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ ली कुआन यू जो थे वो सिंगापुर को हाईली डेवलप बनाने का एक विजन बना लिए थे। जब ये ली कुआन यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब उन्हें शुरुआत में ये लगता है कि सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसे मलेशिया के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। फिर वो साल 1963 को बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर देते हैं, जिसमें मलेशिया ये शर्त रखा था कि सिंगापुर को एक स्टेट बनाया जाएगा और उसके बदले सिंगापुर अपने एनुअल रेवेन्यू में से 40% मलेशिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा, जिसके लिए ली मान भी जाते हैं। फिर इसी के एक साल बाद 1964 में मलेशिया में जो इलेक्शन होने वाली थी उन इलेक्शन में PAP कॉन्टेस्ट करेंगे और ये बात मलेशिया के पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आया कि सिंगापुर की एक पॉलिटिशियन पार्टी मलेशिया के इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करे और ये सब तो हो ही रहा था। इसी के साथ 21 जुलाई 1964 को मलेशियन मुस्लिम हजरत मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और इसी टाइम पे जो सिंगापुर में चाइनीज मुस्लिम हुआ करते थे उनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दंगे होने लगते हैं। और इन राइट्स की वजह से सिंगापुर 1965 को मलेशिया से सेपरेट हो जाता है और खुद की इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। और इस टाइम पर सिंगापुर में ब्रिटिश की कुछ कंट्रोल अभी भी चल रहा था। फिर 1967 में ब्रिटिश ये बोलते हैं कि अपने सारे ट्रूप्स को सिंगापुर से विड्रॉ कर लेंगे और वहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये बात सुनने में आपको ये लगता होगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अंग्रेज उनके देश खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये बात सिंगापुर की सरकार के लिए और वहाँ की पब्लिकों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा सहयोग था उस समय सिंगापुर देश को चलाने में। ब्रिटिश फोर्स बहुत सारे जॉब प्रोवाइड करते थे सिंगापुरियंस को, जहां दूसरी तरफ सिंगापुर के पास ना खुद की आर्मी भी थी। अगर ब्रिटिश चले जाते तो ये खुद को डिफेंस नहीं कर पाते। इन्हीं सभी वजह से ली कुआन यू लंदन जाते हैं और ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ दिन रुक जाने के लिए, जिससे कि हम अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाएं। तब ये ब्रिटिश मान भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। तब ब्रिटिश की जाने की डेडलाइन बनती है साल 1971। इसका मतलब यह था कि प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू के पास मात्र 4 साल थे अपने देश को संभालने और डिफेंस करने के लिए। और इस समय देश के नागरिक बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे थे। और जहां दूसरी तरफ सिंगापुर में ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी थी जिससे ये इंस्टेंट कुछ कर सके। आखिर कैसे इस देश को संभाला जा सके और कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। फिर ली कुआन यू सबसे पहले अपने आसपास के देशों के साथ शांति बनाए रखने के लिए और बाकी की जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 1967 को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन यानी कि एशियन ग्रुप की स्थापना करते हैं, जिनमें 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड सभी एक साथ आकर बैठते हैं, जिनका मेन पर्पस ये था कि सभी देश एक साथ कोलैबोरेट करे और अलग अलग फील्ड में कोऑपरेट करे, जिससे कि इस पूरे रीजन में शांति की स्थापना हो सके। लेकिन ये सभी करने के बाद भी सिंगापुर अभी भी सुरक्षित नहीं था और इसीलिए ली कुआन यू उसी साल अपने देश के लिए नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें देश के हर एक लड़की के
के लिए ये कंपलसरी था। जब उनकी एज 16.5 साल का होगा तो उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर 18 साल की एज के बाद उन्हें निकाला भी जा सकता है। वहीं अगर किसी भी देश को हाईली डेवलप बनना है उसे एजुकेशन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा और यही चीज सिंगापुर के गवर्नमेंट ने भी किया। इन्होंने देश में कंपलसरी प्राइमरी, पब्लिक एजुकेशन और हाईली एजुकेशन को प्रोवाइड करने लगे। बहुत सारे स्कूल और कॉलेज बनवाने लगे जिन्हें बहुत ही कम फीस में स्टूडेंट को प्रोवाइड किया गया और इसी के साथ इन्होंने स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल भी देना शुरू किए, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके पीएम को ये बात पूरी तरह से पता था कि अगर हमें हाईली डेवलप बनना है तो हमें रिलीजियन के भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करना होगा और इसके लिए किसी भी एक धर्म या किसी भी एक जाति की बात करने के लिए रोकना होगा और सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा। वहीं अगर इसे पूरी तरह से समाप्त करना है तो इसे स्कूल लेवल पर ही खत्म करना होगा, जिससे कि ये रूट लेवल पर ही खत्म हो सके। और इसी वजह से हर साल 21 जुलाई को सिंगापुर के स्कूल में रेशियल हार्मनी डे भी मनाया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चे ड्रेसअप करते हैं दूसरे रिलीजन की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम की। यानी अगर हिंदू है तो वो मुस्लिम की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनेगा, अगर कोई मुस्लिम है तो हिंदू का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को पहन कर आएगा। इसके अलावा इन्होंने एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और इस पॉलिसी के अनुसार सरकार की तरफ से पब्लिक को रहने के लिए बिल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रेशियो फिक्स की जाएगी एथनिक सिटी के नाम पे। मतलब यह कि उस एक बिल्डिंग में 22% मलेज होने चाहिए, 84% चाइनीज, 10% इंडियन और बाकी के माइनॉरिटी होने चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि बाकी सभी धर्म के लोग एक साथ रहने लगेंगे और उन्हें जानेंगे समझेंगे। फिर इनके पीएम ने ये कहा कि अगर देश को डेवलप करना है तो देश को साफ रखना होगा और इसी कारण से स्वच्छ अभियान को भी लॉन्च 1968, a nationwide Keep Singapore Clean campaign. फिर च्युइंगम को बैन किया जाता है और इसी के साथ कुछ नियम भी बनाए जाते हैं जिसमें कि भारी फाइन होगी। अगर कोई पब्लिक में स्मोक कर रहा है, कूड़े फैला रहा है या फिर थूक रहा है तो उसे फर्स्ट टाइम पर 1000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगेगा और सेकेंड टाइम पे 2000 सिंगापुर डॉलर और थर्ड टाइम पर 5000 सिंगापुर डॉलर का फाइन लगेगा। अब अगली प्रॉब्लम थी स्लम्स एरिया की, क्योंकि सिंगापुर पूरे स्लम्स से भरा पड़ा था। तो आखिर क्या किया जाए इस 26,000 परिवार के साथ? तो यहाँ के गवर्नमेंट ने 26,000 परिवार को रीलोकेट करके गवर्नमेंट बिल्डिंग दी गई और उन्हें बिजली, पानी और गैसों की सुविधा भी प्रोवाइड किया। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पे भी बहुत ही ध्यान दिया, जिस कारण से यहाँ का हेल्थ केयर काफी सस्ता है, जैसे कि मेडिसेव, मेडिशील्ड, मेडिफंड हुआ, जो कि काफी इनोवेटिव और एडवांस हुई है। जहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो जैसे कि बसेस या मेट्रो हो तो वो भी बहुत सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाने लगा, जिससे कि लोग अपनी गाड़ी को ऑन न करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना ज्यादा प्रेफरेंस करे। और ये सभी बातें सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर ही आया होगा, जब सरकार यहाँ पर इतना कुछ कर रही है तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्योंकि ना तो सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज थी जिसे बेचने के बाद इसके पास पैसा आए। क्या यहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लेती है पब्लिक से? यहाँ की अगर इनकम टैक्स रेट देखा जाए तो काफी कम है, 2% से लेकर 24% तक है। तब आखिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं? इस चीज के लिए गवर्नमेंट के कुछ अपनी कंपनी है जिसमें से ये पैसे कमाते हैं, जैसे कि तेमासेक होल्डिंग और ट्रांसपोर्ट, पावर, मीडिया, इन सभी सेक्टर में वर्क करती है और यहाँ से प्रॉफिट कमाती है। आपको याद होगा कि सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जिसे बेचकर पैसा कमाया जा सके, तो यहाँ के पब्लिकों के पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ऐसे केसेस में दो तरीके से इकोनॉमी को रीस्टार्ट किया जा सकता है। पहला यही कि सरकार को बहुत ही ज्यादा स्पेंड करना होगा बड़ी बड़ी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करे, और दूसरा सरकार को इकोनॉमी के लिए ओपन अप कर दे जिससे कि बाहर की कंपनियां यहाँ आकर इन्वेस्ट करने लगे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये दोनों चीज किए, जैसे कि वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनवाना हो या एयरपोर्ट बनाना हो। अगर आप सिंगापुर के एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे, उसके अंदर ये एक अलग ही शहर बना दिए हैं। फिर इन्होंने वर्कर्स के लिए घर बनवाए, जिसके लिए इन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाए। इसी के साथ इन्होंने EDB इकोनॉमी डेवलपमेंट बोर्ड को भी बनाए और इन्हीं सभी प्रोजेक्ट की वजह से सिंगापुर के लोगों को काफी ज्यादा एम्प्लॉय मिलने लगा। जब यहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो यहाँ के सरकार ने सोचा अब बाहर की दुनिया को मौका देना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सके। जहाँ पहले सिंगापुर में टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल का रिफाइनिंग की जाती थी, जिसमें प्रॉब्लम यह था कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होती थी और प्रॉफिट कम आता था, और इस चीज को ली कुआन यू उसी समय में समझ गए थे। तो उन्होंने सिंगापुर के लोगों को स्किल और टेक्नोलॉजी को और अच्छी तरह से सिखवाए और इससे फायदा ये हुआ कि साल 1990 तक में इन्हें बहुत सारे स्किल एम्प्लॉय मिल चुके थे, जिससे कि अब वो भी जैसे
जैसे कि बायोटेक इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, इंटीग्रेटेड सर्किट, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल, सेमीकंडक्टर। मतलब यही कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा बेस्ट एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड किया कि वो ऐसे कंपनी में काम करने लगे कि अब उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की अब जरूरत ही नहीं था। ये बहुत ही कम समय में ज्यादा इनकम देने वाले प्रोडक्ट बन चुके